कितनी बार कहा है ऐसे ना पकड़ा करो। आहिस्ता से कॉलर हटाकर अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो बोला। जुबान से कहा, समझ नहीं आता तुम्हें? जब कहता हूँ कि दूर रहो तो दूर रहा करो मुझसे। क्या चाहती हो, राह रोकूं तुम्हारी, या चारों तरफ ज़मीन से आसमान तक फसीलें उठा दूं? हाथ छोड़ो मेरे। उसकी कैंची की तरह चलती जुबान को ब्रेक यहीं आकर लगते थे। तुम जो मेरे कॉलर की जान नहीं छोड़ती उसका क्या? किसी दिन मैं अपने तरीके से छुड़वाऊंगा तो फिर 2 गज दूर रहा करोगी मुझसे। कहा ना नहीं पकड़ती, अब छोड़ो। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जबकि नज़रें इस बारे हया से उठने से इनकारी थी। ये रंग ढंग जाहिर शाह मीर के हरगिज़ ना थे। कहाँ वो नाक पर मक्खी ना बैठने देने वाला वसीला और इंतहा का संजीदा मिजाज, और कहाँ ये धड़कनों में क़यामत बर्पा कर देने वाला जाहिर शाह मीर। तो ये साबित हुआ कि उसका हर रूप शदीद तरीन था, उसका गुस्सा भी बेइंतहा था, और उसका प्यार भी जायशा को लर्जा देने वाला था। दूर रहो मुझसे और हाथ छोड़ें, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। कहाँ से ली तुमने मेरी डायरी? वो हया की लाली को गुस्से की तपिश से कवर कर रही थी। दूर ही हूँ कि 2 कदम का फासला बहरहाल मौजूद है, और हाथ छुड़ाने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। और आखिरी बात, डायरी में सिवाय मेरे और है ही क्या? तो मुझसे क्या छुपाना? हाँ, मगर अब तुम कुछ बदल गई हो। वो मोहब्बत जो तुमने लफ्ज़ों की सूरत में कागज़ पर उतारी है, वो अब तुम्हारे लहजे में नज़र नहीं आती। वो वो जनून जो कभी हुआ करता था वो अब मफकूद है, और मैं ताहाल उसकी असल वजह तलाश नहीं कर पाया। तुमने अरीशा से मंगनी का फ़ैसला किया था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, फिर वो लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई, जबकि तुमने कहा था उसे तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। ये बात है जो अब तक दिमाग को पुरसकून नहीं होने दे रही। तो चलो आज ये भी क्लियर कर देते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम यूं लापता हुई कि कोई सुराग ना मिला। तुम मुझे हमेशा नंबर बदल बदल कर मैसेज किया करती थी। मैंने जितने नंबर भी थे सब ट्रेस करने के लिए दे दिए कि इन नंबरों को मॉनिटर किया जाए, क्योंकि मुझे यकीन था उनमें से किसी न किसी यूज़र से तुम्हारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि इन सारे नंबर्स पर आने वाली कॉल्स रिकॉर्ड की जाएं। पुलिस लाइन में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तुम्हारा ऐसे कामों से दिन रात का वास्ता होता है। करीब कोई 1 हफ्ते बाद मैंने अपने एक केस के सिलसिले में, जो कि मैं तैयारी कर रहा था, वही जिन्होंने किडनैप किया था, तो मुझे कॉल आई कि सर आपने जिन नंबर्स पर उन मैडम के मुतालिक मालूमात का ऑर्डर दिया था, उनमें से एक नंबर पर उन मैडम के मुतालिक मालूमात मिली हैं। मैंने जल्दी से उस नंबर से मुतालिक सारी तफसील पता करने को बोला, और पता चला कि वो किसी ठेले वाले का नंबर है और तुम उन्हीं के पास रुकी हो। फिर मैंने वो सब प्लान किया, जानबूझकर गाड़ी ख़राब होने का बहाना करके बाहर निकला, फिर एवं ही मोबाइल कान से लगाकर पहले अपना तारुफ करवाया ताकि वो ठेले वाला मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। और ऐसा ही हुआ। वो बहुत गौर से मेरी सारी बातें सुन रहा था जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता था। फिर मैंने रेस्टोरेंट का नाम बताया कि तुम्हें वहां पहुंचने में आसानी रहे। मगर जहाँ तक मुझे बात पता चली, तुमने कॉल पर कहा था कि अरीशा को तुम्हारी मॉम ने सिलेक्ट किया था। कौन सी कॉल? बता तो रहा हूँ, वैसे ही मोबाइल कान से लगाया हुआ था। अब जाहिर सी बात है मॉम का ही कहना था, और क्या कहता मैं? और क्या कहता कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। मैं तुम्हें शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने यही यूज़ किया। इसीलिए मैंने ऐसा ही पोज किया कि मैं सब मॉम के लिए कर रहा हूँ। मैंने जुरेज लोगों को भी यही बताया था। और वो जो तुम उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे, वो तो फिर तुम्हें जेलस करने के लिए कर रहा था ना। अब तुम सामने नकाब करके मुझ पर नज़र जमाए बैठी होगी तो क्या करना चाहिए था मुझे? तुम्हें मेरा हंस हंस कर बातें करना नजर आ गया? तुम्हें मेरा फुल ब्लैक आउटफिट नजर नहीं आया? मैं तो डायरी पढ़कर इसलिए ब्लैक पहन कर गया था कि तुमने लिखा था मैं तुम्हें ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया था तो इतना ड्रामा क्यों किया? इसकी 2 वजूहात थी। एक तो तुम्हें जेलस करना ताकि तुम दोबारा ऐसी फजूल हरकत ना करो। दूसरा, मैं अपने दुश्मनों को भी यही शो करवाना चाहता था कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है मेरे लिए। वो भी एक लड़की है जिसे तुमने वहाँ बिठा रखा था। वो हमारे डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। उसको पता है सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जाता है। मगर तुमने उसको भी बौखला कर भगा दिया कि जाहिर शामिर को मार देंगे वगैरह वगैरह। तुम कितने बुरे हो जाहिर शामिर, मैं तो हार गई तुमसे दिल लगाकर। ना तुमने तो जीत लिया ना जाहिर शामिर को। उसने हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे मोहब्बत से कहा। मिनहल, बाहर आओ। ये कौन सा वक्त है तुम्हारे सोने का? मीराल उसके कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा बजा रही थी, मगर वो बाल ड्राई करने गई, पता नहीं कहाँ जाके सो गई थी। मिनहल, जिंदा हो? जवाब तो दो। मिनहल ने दोबारा से दरवाज़ा बजाया। धड़ धड़ बजते दरवाजे की आवाज़ पर उसने कसमसा कर उसके बाजू का हल्का तोड़ने की कोशिश की। डिस्टर्ब मत करें, सोने दें। मजीद उसको खुद में भींचा और फिर आंखें मूंद गया। जुरेज, उठने दे मुझे, मैं अभी सिर्फ सुकून चाहता हूँ, इसलिए सो जाओ और सोने दो, वरना मेरा बेदार होना तुम्हें किसी मुश्किल में भी डाल सकता है। रहम खाओ खुद पर और सो जाओ। अब आवाज़ ना आए।
धौंस भरी धमकी थी जिस पर मिन्हल ने खामोश होना ही मुनासिब समझा। पता नहीं भंग पीकर सो गई है ये लड़की। मीराल बुड़बुड़ाते वापस पलट गई। चलें? उरद शेर ने उन्हें आते देखा तो पूछा। चलें? मिन्हल की वजह से टाइम लग गया। पता नहीं सो गई है शायद। मीराल भी उनके साथ जा रही थी। मोमिन अभी घर पर नहीं था, वो कॉल करके परमिशन ले चुकी थी। उरद शेर ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि ईशल मीराल के साथ पीछे ही बैठ गई थी। भाभी से भी पूछ लेना था अगर उन्हें कुछ लेना हुआ तो। उसने मिरर से उन दोनों को देखते कहा, वो भाई के साथ जाएंगी, ये शायद चली गई हैं। ओके। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और साथ ही मोबाइल उठाकर जुरेज को मैसेज किया। तुम लानत के मारे हुए इंसान हो जुरेज, एक काम तुम्हें कहा था, उसको तो निपटा लेते पहले। अगर सलामती चाहते हो ना अब तो भाई के आने से पहले कमरे से निकल आओ, वरना अगर उन्होंने आकर निकाला तो तुम टांगों से भी महरूम हो सकते हो अपनी। मोमिन शाह कुछ देर पहले ही घर आया था और मैडम शायद अभी आई नहीं थी, इसीलिए कहीं नज़र नहीं आई। शावर लिया और फिर बाहर निकल गया। माहिमा और हुरिया उसे किचन में मिल गई। मम्मी, अगर आपके पास टाइम हो तो एक कप चाय मिल जाएगा? उसने मुलाजमा को ना पाकर माहिमा से कहा, क्योंकि थकन सी महसूस हो रही थी। क्यों नहीं बेटा, मैं अभी बना देती हूँ, तुम आराम करो। नूरी आती है तो मैं उसके हाथ कमरे में भिजवा दूंगी। काम वालियाँ उष्णा ने सफाई में लगाई हुई थी सुबह से ही। वैसे तो मीराल जब से आई थी उसका हर काम खुद देखती थी। वो कब उठता है, कब सोता है, कब कब उसको चाय की ज़रूरत होती है, सब उसको असबर था। मगर आज वो नहीं थी तो वो खुद ही चला आया। डिनर में अभी टाइम था सो वो चाय का बोलकर कमरे में आ गया। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर जाने एक भूला भटका ख्याल कहाँ से जहन के पर्दे पर उभरा और उसके कदम कबर्ड की तरफ उठे। पॉकेट से कीज निकालते उसने लॉकर ओपन किया और कुछ देर बाद उसे उसकी मतलूबा चीज़ भी मिल गई। तय किया हुआ सफ़ेद रुमाल उसके हाथ में था। उस सफ़ेद रुमाल में वो आंसू जज्ब थे जो मोमिन शाह को चंद बरस पीछे ले गए थे, जब उसे लगा कि वो आंसू अनमोल हैं। जब पहली बार दिल में उमंग जागी थी कि काश वो उन आंसुओं को पूछने का कोई हक रखता होता। ढलती शाम और लाइब्रेरी के इंतहाई कोने वाली मेज़ पर बैठी वो लड़की, जिसकी आंखों में जाने कौन सा दर्द घुलकर आंसुओं की सूरत बह रहा था, जिनको उस सफ़ेद रुमाल से साफ करती चेहरा सामने रखी किताब पर वो मज़ीद झुका गई थी। पहली बार उसी लाइब्रेरी में दिखी थी वो सबसे बेखबर, सबसे अलग, अपने आप में गुम। आसपास से वो लापरवाह लड़की मोमिन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई थी। दिल की पहली बेइख्तियारी थी जिस पर उसने बुरी तरह अपने दिल को सरजनिश की थी। फिर इत्तफाकन 2-4 बार वो वहीं दिखाई दी थी, इंतहाई खामोश, हर बार किसी हुस्न में डूबी हुई। मोमिन शाह, अपने दिल को लगाम डालो, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। उसने खुद को डपटा और जल्दी से वहाँ से निकल गया। फिर उसने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। जिस राह चलना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। वो और ईशल एक दूसरे से मंसूब थे। वो अपने रिश्ते ईमानदारी से निभाने का आदी था, सो उसने अपने कदम इब्तदा में ही रोक लिए थे। काफ़ी दिनों बाद वो एक बुक की तलाश में गया और इस दुआ के साथ कि उससे सामना ना हो, मगर उसकी खलूसे दिल से मांगी गई दुआ जाने क्यों कबूल ना हुई थी और वो उसे कोने में बैठी दिखाई दी। आंखें बार बार भीग रही थी उस छोटी सी लड़की की, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मोमिन शाह जैसे किसी तलिस्म के ज़ेरे असर उसे देखेगा, यहाँ तक कि उसके जाने का भी होश न रहा। जब हवासों में आया तो वो बुक और वो रुमाल था, मगर वो जा चुकी थी। उसके कदम कैसे उस तरफ बढ़ने लगे उसे नहीं पता था। उसने हाथ बढ़ाकर वो रुमाल उठा लिया और आज सालों बाद भी वो रुमाल वहीं पड़ा था जहां उसने रखा था। फिर वो पूरी तरह से भूलने की कोशिश करने लगा। कुछ अपनी स्टडी की वजह से वो मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होता गया। उसे ये नहीं करना था, उसको बेईमान नहीं बनना था, सो उसने खुद को रोक लिया। और वो दिन उसका आखिरी दिन था। इसके बाद वो दोबारा कभी वहाँ नहीं गया। आज बरसों बाद उसे वो रुमाल याद आया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो सामने खड़ी हस्ती को देखकर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसने रुमाल वापस रखा और लॉक लगाया। आपकी चाय, माहिमा आंटी मुलाजमा का वेट कर रही थी। मैंने कहा मैं दे आती हूँ, वरना मुलाजमा के आते तक तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, वो बेतकल्लुफ़ी से कहती आगे बढ़ी और कप उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, मगर आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं थी। उसको हैरत हुई थी कि वो लड़की कैसे बिना दस्तक दिए किसी मर्द के कमरे में चली आई थी, और उसका कॉन्फिडेंस, अल्लाह अल्लाह, जहमत कैसी, एक कप ही तो उठाकर लाई हूँ मैं, कौन सा घिस गई हूँ इतने से काम से। वो बजाय वापस जाने के खड़ी बातें बिगाड़ रही थी उसके साथ। मोमिन उसको क्या कहता कि कमरे से बाहर निकलो, अगर आ गई थी तो उसको खुद ही चले जाना चाहिए था। उसकी जगह अगर दिल शेर होता तो यकीनन उसके मुंह पे कह देता, अगर ज़रूरत पड़ती तो हाथ से पकड़कर बाहर भी निकाल देता। वो ऐसा ही था इस मामले में। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। बिल आखिर उसे कहना ही पड़ा। अरे आपको क्या लगा मैं आपके कमरे पर कब्जा जमा लूँगी? जा ही रही हूँ मैं, बस वैसे ही देख रही थी। मीराल ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है कमरा, वो बिला वजह बात को तूल दे रही थी।
उसी पल दरवाज़ा खुला और मिराल शॉपिंग बैग्स थामे कमरे में दाखिल हुई, मगर सामने के मंजर ने उसका दिल ही जला डाला। अस्सलामुअलैकुम, मोमिन ने सलाम किया, मगर वो सुना अनसुना करती ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। ओके, मैं चलती हूँ, फ़ायज़ा स्माइल पास करती वापस पलट गई। ड्रेसिंग रूम से यूँ आवाज़ें आ रही थी जैसे वो चीज़ें रख नहीं, उठा उठा कर पटक रही है। इज़ एवरीथिंग ओके? उसने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से झांक कर पूछा। जी, बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया और धार से कबर्ड का दरवाज़ा बंद किया। शॉपिंग से तो ख़वातीन अमूमन बहुत खुश खुश वापस आती हैं, ये आपका मुंह क्यों फूला हुआ है? कुछ नहीं, थक गई हूँ बस। गलत बयानी कर रही हैं ना आप। मोमिन प्लीज़, आप वकीलों की तरह शुरू मत हो जाया कीजिए। मैंने कहा ना मैं थक गई हूँ। ओके, आप रेस्ट करें। वो कुछ उलझा हुआ सा वापस पलट आया था। वो बोर हो रही थी बैठी बैठी। मिनल शायद अपने कमरे में थी, बाकी सब शॉपिंग के लिए गई हुई थी। वो शाम से कमरे में बंद थी। शॉपिंग से उसे अपनी शॉपिंग का ख्याल आया जो दिलशेर ने उसके लिए की थी। उसने बिना देखे ही बैग्स लाकर अलमारी में रख दिए थे। उठकर उसने शॉपिंग बैग्स निकाले और देखने लगी। 6 अदद स्टाइलिश से कुर्ता स्टाइल ड्रेसेस थे, 7 स्लीपर, मेकअप प्रोडक्ट्स और हल्की फुल्की ज्वेलरी। 2 चादरें थी और एक छोटे से बैग में ब्रांडेड न्यू मोबाइल देखकर उसको हैरत हुई। अनबॉक्स पहले ही किया हुआ था। उसने डब्बा खोलकर मोबाइल ऑन किया, सिम भी थी। अपना नंबर उसने पहले ही सेव किया हुआ था। उसने कॉल मिलाई जो दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। तुम क्या इंतज़ार में ही बैठे थे? अस्सलामुअलैकुम। उसने पहले सलामती भेजी। ऐसी कोई बात नहीं, एक क्लाइंट से बात कर रहा था, अभी उसकी कॉल बंद हुई तो तुम्हारी कॉल आ गई। ये मोबाइल किस लिए लिया? इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी दिलशेर। ज़रूरत थी इसीलिए लिया। मेरे कमरे में मत आया करो, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे बारे में इस बात को लेकर मशकूक हो। मेरे घर में सब जानते हैं कि मेरे कमरे में मॉम लोगों के अलावा मिन्हल लोग भी नहीं आती, इसलिए अगर तुम्हें कोई काम हो तो मैसेज या कॉल कर दिया करना। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब ऊंच नीच नहीं पता और ना तुम्हें लोगों की परवाह, मगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को परवाह करना पड़ती है। और वैसे भी फिर तुम कहोगे मुझे फजूल इशारे करता है ये वो, तो अच्छा है ना, मोबाइल होगा तो मुझे भी आसानी रहेगी और मैं भी तुम्हारे हाथों पिटने से बच जाऊँगा। तुम और तुम्हारे तंज, तौबा है। मैंने शुक्रिया के तौर पर कॉल की थी, तो तुम मुझे ताने ही मारने लग जाया करो। ऐसी हरकतें ही ना किया करो पहले। ये सिम किसकी है? न्यू ली थी तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मेहरबानी करके अब इसमें कोई गड़बड़ ना कर देना। गड़बड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या खुफिया एजेंसियों से राब्ते में हूँ? तुमसे कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ हानिया मुर्तज़ा। तुम इंतहाई बदतमीज़ किस्म के इंसान हो। अच्छा, मम्मी तो बता रही थी तुम मेरी बहुत तारीफ़ें करती हो, उसने छेड़ा, जबकि उसकी बात पर मोबाइल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। हाय, पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा, कहाँ खो गई? दूसरी तरफ से खामोशी पर वो दोबारा बोला था, नहीं यहीं हूँ, चलो मैं रखती हूँ अब। भागने लगी हो मुझसे? कोई ख़ास वजह? मैंने पहले भी ये चीज़ महसूस नहीं की, मगर लास्ट टाइम और आज भी महसूस किया है जैसे तुम कतराने लगी हो मुझसे। क्या वो इस कदर तेज़ हिस्स रखता था कि एक पल में वो महसूस कर गया था? उफ, इस कदर गहरी ऑब्जर्वेशन थी उस बंदे की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसके इस कदर सही अंदाजे पर वो हैरान हुआ था। वो हर बार उसे हैरान कर देता था। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ ना हानिया मुर्तज़ा, ना तो कभी तुम्हारा लहजा लड़खड़ाया है और ना कभी तुमने मुझसे नज़रें चुराई, ना मैंने तुम्हें कन्नी कतरा कर निकलते देखा। ये सब मैं अब देखता हूँ तुम्हारे अंदर। तुम जाने क्या बातें लेकर बैठ रहे हो, अपना काम ख़त्म करो अब। एक बात पूछूं तुमसे? इससे पहले कि वो कॉल काटती उसकी आवाज़ गूंजी, मगर जाने क्यों इस बार उसका दिल पहली बार इस शिद्दत से धड़का था। मम्मी ने तुमसे कोई बात की? अलग सा था कुछ आज उसके लहजे में, ऐसा कुछ जो हानिया मुर्तज़ा जैसी लड़की को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। हालांकि वो सामने नहीं था, मगर उसे यूं लग रहा था जैसे वो उसी को देख रहा था। हानिया, उसकी मुसलसल खामोशी पर दूसरी जानिब से पुकारा गया। जी, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो मेरी बात का। क्या मम्मी ने तुमसे कोई बात की है मेरे और तुम्हारे बारे में? हानिया मुर्तज़ा को ज़िंदगी में पहली बार किसी को जवाब देने में मुश्किल हुई थी, वरना उसकी ज़ुबान जवाब दिए बगैर रह ही नहीं सकती थी। इस मुसलसल खामोशी का क्या मतलब है यार? बताओ तो सही कुछ। मैं हानिया मुर्तज़ा से ही बात कर रहा हूँ ना? जी, उन्होंने की थी बात। हिम्मत करके उसने जल्दी से एक ही बार बोल दिया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नया सवाल और पहले से भी ज़्यादा मुश्किल सवाल। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे बाहर बुला रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। उसने बिना कुछ सुने कॉल बंद कर दी। जो भी था आखिर को थी तो लड़की ही ना, और जिसको आज तक उसके मर्द और औरत के फ़र्क से हटकर सिर्फ दिलशेर एहान ने समझा था।
آج احساس ہوا تھا کہ وہ مرد ہے اور وہ لڑکی۔ پہلی بار کسی مرد کے سامنے اسے نگاہ اٹھانا مشکل لگا تھا، پہلی بار کسی مرد سے بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، دھڑکنیں پہلی بار کسی کے لہجے پر اتھل پتھل ہوئی تھیں، یعنی ہانیہ مرتضیٰ کی زندگی میں پہلی بار کے سارے قصے دلشیر احان سے ہی وابستہ ہوئے تھے۔ اس کی کال پھر آنے لگی مگر اس نے کال کاٹ دی۔